अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आम की नर्सरी के हवाले से। ख़ास तौर पे नर्सरी आप कैसे उगाते हैं, नर्सरी कैसे बनाते हैं, फिर पौधों को मुंतकिल कैसे करते हैं, इसका कौन सा साज़गार मौसम है, बेहतरीन मौसम है जिसमें आप नर्सरी लगाएँ और फिर पौधों को मुंतकिल करें, उसके लिए कौन सा मौसम अच्छा है। फिर साथ साथ जो है इसमें नर्सरी लगाने के लिए क्या कुछ करना है, क्या एहतियातें हैं, कहाँ से गुठलियाँ हासिल करनी हैं, फिर नर्सरी लगा लेनी है तो उसके लिए खाद या पानी इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, और फिर जब इसकी मुंतकली करनी है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर मुंतकली कैसे करनी है, ये आज का मौजू है। और इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं उनका आपको पहले तारुफ़ करवा दूँ। पहले मेहमान मौजूद हैं रियाज़ हुसैन साहब, आप मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं, तहकीक करते हैं स्पेशली आम के हवाले से। उनसे जानेंगे कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर हसन सरदार साहब, आप मुल्तान यूनिवर्सिटी, बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, शोबा ज़राअत से, और हार्टिकल्चर को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। उनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है। और तीसरे मेहमान शाहिद हमीद भुट्टा साहब, आप काश्तकार हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर है, और स्पेशली नर्सरी के हवाले से बड़े एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये कारोबार भी करते हैं कि नर्सरी लगाते हैं और फिर नर्सरी को जो है पौधों को बेचते भी हैं और फिर मुंतकली होती है पौधों की, तो उसके हवाले से भी इनके पास बड़ी एक्सपर्टीज़ है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। रियाज साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये नर्सरी लगाने का मौसम कौन सा है और फिर पौधों को मुंतकिल करने का मौसम कौन सा है जो इस हवाले से बेहतरीन हो आम की फसल के हवाले से। इसमें हम दो चीज़ें हैं कि पहले होता था ज़मीनी नर्सरी का कंसेप्ट, अब क्योंकि मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको रिप्लेस करके टनल नर्सरी की तरफ शिफ्टिंग कर दी है, तो उसमें हम जो गुठली लगाते थे वो 3-4 माह के अंदर लगा के उसको फिर मतलब आगे शिफ्ट नहीं करते थे, वो ज़मीन में ही रहती थी। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि कंसेप्ट चेंज हो गया है, टनल के अंदर शिफ्ट करना होता है गुठली को, तो वो मैक्सिमम हमारे पास जून और जुलाई का महीना है, 2 महीने में, जिसमें हम गुठली लगाते हैं और अगस्त में उसको शिफ्ट करते हैं फिर टनल के अंदर। अच्छा। हम कह सकते हैं कि गुठली लगाने का टाइम हमारे पास जो है वो 2 महीने है। वो 2 महीने जून और जुलाई आप कहते हैं, तो अभी ये मौसम नहीं है इसको मुंतकिल करने इस का? मौसम में अब हमने नर्सरी को ढाँप देना है शापर के साथ, ऊपर से उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, ताकि जो पहले होता था कि सर्दी की वजह से पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते थे, हम सर्दी में भी उसकी ग्रोथ लेते हैं और उसे 6 महीने के अंदर कलम कर देते हैं पौधे को। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो हम गुठली लगाते हैं, नर्सरी कितने अरसे में सही तैयार हो जाती है? नर्सरी जो रूट स्टॉक है वो 6 महीने लेती है, 6 महीने से 8 महीने में रूट स्टॉक तैयार हो जाती है। अच्छा, रूट स्टॉक का आपने जिक्र कर दिया, इसमें ये मोनो एम्ब्रियोनिक और पॉली एम्ब्रियोनिक क्या है? इस पे काश्तकार तो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये आप अगर कोई उसे इस हवाले से वो अपनी तरफ से तो रहनुमाई कर रहा होता है, लेकिन उससे मेरा ख्याल है रहनुमाई से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाता है। तो ये है क्या बुनियादी तौर पर? असल में मोनो एम्ब्रियोनिक में एक सीडलिंग निकलती है, अच्छा, जबकि पॉली एम्ब्रियोनिक में ज़्यादा सीडलिंग निकलती हैं और वो एक जैसी होती हैं। फिर लेकिन मोनो एम्ब्रियोनिक में ये प्रॉब्लम ये आता है कि वेरिएशन होती है, एक डिफरेंट है दूसरी डिफरेंट होती है। अच्छा। पॉली एम्ब्रियोनिक में एक जैसी होती हैं तो वो फ़ायदा होता है आगे प्लांट की हाइट। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर क्या पॉली एम्ब्रियोनिक जी, पॉली एम्ब्रियोनिक ये जो मोनो एम्ब्रियोनिक है, ये बाहर के किसी मुल्क में इस्तेमाल होती है मोनो या एम्ब्रियोनिक हमारे पास भी? बहुत कम यूज़ होती बहुत कम हैं, यूज़ बहुत होती कम हैं। यूज़ होती हैं। अच्छा भुट्टा साहब, ये जो गुठली है, अरे इसके बारे में भी कहते हैं जी आप देसी गुठली लगाएं, जी देसी गुठली लगाएं। आप कौन सी गुठली लगाते हैं और कहाँ से हासिल करते हैं ये गुठली को? सर उसका मेन जो सोर्स है गुठली का, अब तो आपके पास सिर्फ जो आपकी पल्प की फैक्ट्रीज हैं या जूस प्लांट्स हैं, वो सबसे मेन सोर्स पल्प निकाल लेते हैं वो जो गुठलियाँ? पल्प निकालते हैं और उसके बाद जो गुठली उसका वेस्टेज वो जो होता है, अब वो मेन सोर्सेज हैं जहाँ से आपको बल्क में मिल सकती है। अच्छा। वरना रूटीन्स के अंदर जो पुराने देहातों के अंदर हमारी लगती थी पहले नर्सरीज, तो बाकायदा से जो ग्रोअर होते थे वो परचेज करते थे, लोग चुन के लेके आते थे और उनको दर्जन के हिसाब से या केजी के हिसाब से जो उनको पेमेंट्स करते थे उन गुठलीस को जो घरों के अंदर इस्तेमाल होती थी। अब जो है वो क्या रिवायत चल रही है, मतलब हर आदमी की एक्सेस तो नहीं होगी पल्प प्लांट तक जो है वहाँ से? प्लांट्स पे तो अवेलेबिलिटी हर जगह पे अवेलेबिलिटी है, लेकिन जिन्होंने बड़े पैमाने पे लगानी होती है वो प्लांट्स का रुख करते हैं, वहाँ से ट्रकों के हिसाब से या ट्रॉली के हिसाब से मिल जाती है। जिन्हें लिमिटेड 1 कनाल की, आधे कनाल की या 2 कनाल की लगानी है, वो जो फकीर वगैरह शरह क्या है? अगर आपने 1 कनाल में लगानी है तो कितनी गुठलियाँ चाहिए? 1 कनाल में लगानी है तो उसके लिए हम जो प्लांटेशंस करते हैं वो तो 1 फुट का तकरीबन फासला रखते हैं, 1 फुट का, वो जितने भी आ जाएंगे उसके अंदर। लेकिन इसको कभी गिन के नहीं डाला जाता ज़मीन के अंदर या कुछ और नहीं होता, ऐसे आप छटा करते हैं और उसके बाद हल वगैरह चला के या उसके ऊपर
जो है ना हल्की मिट्टी डाल के पानी लगा देते हैं, जो जर्मिनेशन हो जाती है, जो नहीं होती वो नहीं होती। लेकिन इस तरीके से जो है ना आपकी 80 to 90% जर्मिनेशन हो जाती है, क्योंकि जिस गुठली के ऊपर हल्की सी मिट्टी आ जाती है, लेयर आ जाती है, वो हीट से बच जाती है, वो वहीं पे फोड़ निकालती है और उसके बाद जो है ना उसकी जर्मिनेशन हो जाती है और प्लांट्स निकल आते हैं। उसके अंदर गुठली के अंदर एम्ब्रियो मौजूद हो, इसका कैसे आप जायजा लेते हैं? या आप मोस्टली खुश्क हो एम्ब्रियो चुके हैं, मौजूद होता है। कैसे पता लग जाता है? और अब पता लगे कि ज़्यादा अरसा पड़ी रही है गुठली, तो ज़ाहिर है उसकी नहीं, वैसे तो फिजिकल कंडीशन से अंदाजा जो देसी तरीका होता था वो तो हमारे बुजुर्ग या बाकी जो करते थे वो उसको हिलाते थे। अगर उसके अंदर जो है ना जो हिल जाती थी, इट मीन्स कि ये फारिग है, इसने जर्मिनेशन आगे नहीं करनी, और जो बिल्कुल हार्ड होती थी वो जो है ना वो जर्मिनेशन भी करेगी और बाकी रिसर्चर से पूछते हैं जिनका काम है खास तौर पे ये। अब अगर हम नर्सरी लगाने जा रहे हैं तो गुठलियों का इंतखाब कैसे करें? कैसे पता लगे कि भी ये यहाँ से गुठली ली गई है और ये ठीक है, और फिर उसकी हैयत देख के भी कैसे फैसला करें कि ये ठीक गुठली है? फिर उसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक तो ये है कि जो आमचूर बनाने वाले होते हैं वो एक तो अर्ली गुठली से वो बना लेते हैं, यानी कि कच्चे फ्रूट से, क्योंकि उस टाइम एम्ब्रियो ग्रो कर चुका होता है। हम उनसे ज़्यादा ख़रीदते हैं और वही गुठली जो है आगे की तरफ चलती भी अच्छी है। आपके ख्याल में कारामद भी ज़्यादा वो कारामद होती है। जो गुठली आती है पल्प प्लांट से या जूसे से, वो बेसिकली जब उसके अंदर से रोलर से गुजरती है तो वो थोड़ा सी प्रेस हो जाती है, तो उसके अंदर जो उसका कार्टिलिडन होता है, या हम उसको एंडोकार्प कह लें, कि वो टूट जाती है बेसिकली। और वहाँ से उसके एम्ब्रियो के डिस्टर्ब होने के चांस। अच्छा, अगर कहीं से टूटी हुई है, क्रैक हुई है गुठली, तो फिर जर्मिनेशन के उसमें कम होती है। कम होगी या नहीं होगी? अमूमन तो नहीं होती, लेकिन अगर वो कुछ पोर्शन ऐसा है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर ग्रो कर जाती है। लेकिन आप ये कह लें कि 5 से 10% ऐसी गुठलियाँ होती हैं जर्मिनेट करती हैं, बाकी नहीं करती। मैं कभी एक गुठलियों को ढेर की सूरत में बिकते हुए नहीं देखा। वो मंडी में बिकती है क्या? बिकती हैं मुल्तान के जो हमारे स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे ये खाना बदोश या ये जो फकीर वगैरह बैठे हुए हैं, इनकी ड्यूटी, इनका काम ही यही है कि सारा दिन जो घरों के अंदर से जो कचरा निकलता है। रेट क्या है बूटा सर? अब वो 1000 रुपीज़ का 1500 रुपए का गट्टू आपको दे देते हैं, 1000 रुपए या 1500 रुपए का। अच्छा, तो एक आम फकीर जो आप ये गुठलियाँ चुनने वाला है, वो एक दिन में 2 से 3 गट्टू चुनना उसके लिए कोई मसला नहीं। अच्छा, चुन लेते हैं ये कूड़ा के ये कूड़े के साथ जो है ना, ये जाती हैं वहाँ पे, इसको अलहदा से करते हैं, उसको खुश करते हैं। ये बोसन रोड का जो हमारा एरिया है या जो लोधी कॉलोनी वाला एरिया है, यहाँ पे बाकायदा से उनके स्टॉल लगे होते हैं, लोग आते हैं अपनी बोरियाँ भरवाते हैं, ट्रक लोड करके ले जाते हैं। और इसकी जर्मिनेशन ज़्यादा होती है क्योंकि ये मुंह के ज़रिए चूसी हुई होती है, या इसका पल्प जो है ना उसके हमने रेशे वगैरह निकाले होते हैं। ये ना कहीं से प्रेस होती है, ना ही कुछ और होता है। और जो भी फ्रूट्स घर में यूज़ होता है, ज़ाहिर बात है वो क्वालिटी का फ्रूट्स होगा, तो गुठली की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है इनकी, जो ये हम फकीरों से। घर वाली तो ठीक हो गई, लेकिन वो पल्प प्लांट वाली तो ज़ाहिर है वो नहीं, पल्प वाली तो आपको बल्क का सोर्स है कि जिसने जो है ना तकलीफ से नहीं वो करना है कि आसानी से वो कहता है मुझे अवेलेबिलिटी हो जाए, वो पल्प प्लांट जाएगा। वैसे भी तो वो उसको जला रहे होते हैं। पल्प प्लांट से जो बच जाती है, जो ग्रोअर ले जाता है, बाकी हम तो उसकी बंद कर देते हैं। हम तो इसकी बायो प्रोडक्ट्स बना ही नहीं रहे। इसके वजह से 28 बायो प्रोडक्ट्स बनती हैं आपके, इसका जो गूदा है अंदर का, इसको 28 बायो प्रोडक्ट्स और बड़ी कीमती चीजें निकलती हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं, पल्प प्लांट्स के बाहर ढेर लगे होते हैं 5-5, 6-6 कनाल के, उसको खुश करते हैं और जो यूज हो गई वाई प्रोडक्ट्स मोटी क्या है? एक तो कोई मेकअप शेकअप मेकअप में इस्तेमाल होता है, इसका ऑयल मेकअप में तो हर चीज को इस्तेमाल कर दिया ना जी, कोई चीज ऐसी छोड़ी। वो जो गुठली है जो हमारे प्लांट्स के बाहर जो स्टॉक होती है, क्योंकि टनों के हिसाब से, हजारों टनों के हिसाब से होती है, फिर वो बाकायदा वो ट्रालियां बिकती हैं और वो इंटू के भट्ठों में इस्तेमाल होती है जलाने के लिए, जब इसको ड्राई करते हैं। हम बात कर रहे हैं आम की नर्सरी पर और आम की नर्सरी की मुंतकली पर। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी जिक्र हो रहा था कि गुठली का अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि गुठली की कैसे तलाश की जाए और फिर अच्छी गुठली कैसे ढूंढी जाए। गुठली जो आपके पास आ गई है, चाहे वो कच्चे आम की है या पक्के आम की है, उसके अंदर एम्ब्रियो जो है या उसकी सलाहियत रिप्रोडक्टिविटी की, वो कितना अरसा बरकरार रहती है? फ्रेश ही एक्चुअली तो फ्रेश गुठली यूज़ करनी चाहिए, उसको स्टोर नहीं करना चाहिए। हमें तो नहीं पता ना, अब वो देखें ना, आप बाजार से ढेर से ला रहे हैं, कितना अरसा पुरानी है, तो उसको कोई उसकी हैयत को देख के कोई फैसला हो सकता है? शक्ल से अंदाज़ा हो जाता है, उसकी शक्ल से अंदाज़ा हो सकता है कि ये पुरानी है। अगर शक्ल उसकी ख़राब है, उस पर कलर चेंज कर जाती है, तो वो पुरानी हो जाती है और वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। ब्लैक कलर उसका पे आ जाता है, ड्राई हो जाती है ज़्यादा, तो वो यूज़ नहीं करनी चाहिए उसमें।
कितने अरसे तक की गुठली इस्तेमाल हो सकती है? इसमें 2 तरह के सीड होते हैं, एक जिनको आप स्टोर कर सकते हैं, एक जिनको आप नहीं कर सकते। तो मैंगो की इसी कैटेगरी में फॉल करती है कि इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम इसका स्टोरेज टाइम 2 माह तक है। 2 माह तक इजीली आप इसे रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ढेर की सूरत में ना रखें, क्योंकि जब हीप बनती है तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है तो वो फिर उसका एम्ब्रियो जो है ना वो मर जाता है, इस वजह से वो स्टोर ज़्यादा तो ढेर की सूरत में ना रखें तो फैला के रखें, वो ज़्यादा फैला के फिर उसको ढांपे भी सही है, ऐसे खुले खुली रह जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई हर्ज नहीं। जी कोई हर्ज। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो पल्प फैक्ट्री से लेके आते हैं उसका भी एक तरीक़ेकार होता है। जब पल्प में वो आती है ढेर की सूरत में ट्रॉली में, तो वो भी हीट अप हो जाती है। पहले तो उसका वो रोलर में आना, फिर उसका हीट अप हो जाना, तो उसकी फिर जर्मिनेशन मुतासर होती है। इससे बचने के लिए बेहतर है कि जब आप ले जाएं ट्रॉली अपने बोर के किसी जगह पे जहाँ पे तालाब बना हुआ है, कोई स्विमिंग पूल टाइप बने हुए हैं, उसमें आप गिरा दें तो वो हीट ख़त्म हो जाती है। पानी में रख दें एटलीस्ट 72 घंटे के लिए। तो फिर उसके बाद काश्त करें तो उसमें इसका मतलब है इसे धूप में भी ना रखें, छाँव में रखें। कोशिश करें ना रखें, छाँव में हो तो वो ज़्यादा बेहतर। अगर धूप में रखनी पड़ गई है तो कितनी देर तक रखिए? मैक्सिमम 1-2 दिन 3 दिन आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना। अच्छा, ये जब हम गुठली लेके आते हैं, अगर 1 कनाल की मैं नर्सरी लगा रहा हूँ तो मैं गुठलियाँ ले आया हूँ, उस गुठली को लगाने से पहले कोई प्रोसेस भी करना है या बस ऐसे ही लगा दें? बिल्कुल, उस गुठली को नॉर्मली जो हमारे फार्मर्स करते हैं वो क्या करते हैं, वो दरख्तों के नीचे गुठली लगाते हैं। उसका क्या, वो नर्सरी छाँव में प्रिपेयर करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। उसकी कई रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि डिज़ीज़ के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। उसको एक सेपरेट प्लेस चाहिए जो कि बाग से भी थोड़ा सा आपकी सेपरेट हो, ताकि उसमें बटूर जो कि हमारी बहुत कॉमन है और नर्सरी की स्टेज पे आती है, उससे बचाया जा सके। तो उसको एक सेपरेट प्लेस पे ही किया रखा जाए और सेपरेट प्लेस पे ही नर्सरी बनानी चाहिए। उसमें सॉइल को डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए, या आप जो मीडिया बना रहे हैं उसको ट्रीट करना चाहिए। उसमें स्टीम के साथ कर सकते हैं, हीट के साथ कर सकते हैं, 2 बेस्ट मेथड हैं। उसको शॉपर, पॉलीथीन का शॉपर मटेरियल को इकट्ठा करके उसकी हीप बना दें और उसके ऊपर एक पॉलीथीन की शॉपर चढ़ा दें, तो वो हीट अंदर टेम्परेचर होती है, वो 7 से 8 दिन 10 दिन तक रहने दें उसमें के अंदर, तो वो उसके अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया जो वो किल हो जाते हैं। सेकंड जो तरीका है वो है कि स्टीम, वो जो मटेरियल आपने नर्सरी के लिए बनाया है उसको स्टीम प्रोवाइड करें और उस स्टीम के थ्रू आप जर्म्स और बैक्टीरिया जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे ही नर्सरी को, जो आप बात पूछ रहे थे कि कंट्रोल कर लिया जाता है, बीमारियां जो बाद में आनी है उनको शुरू से कंट्रोल कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब ने तो बड़ी टेक्निकल बातें बताई हैं और साइंटिफिक भी है ना जी, लेकिन हमारे काश्तकार के पास या एक तो इन्फॉर्मेशन की भी कमी है, दूसरा रिसोर्सेज की भी कमी है। रिवायती तौर पे हम क्या करते हैं? आप गुठलियाँ लेकर आए तो फिर क्या किया, ट्रीटमेंट उनकी करते हैं? ये तो डॉक्टर साहब या मैंगो रिसर्च वाले तो इस लेवल्स पे जो ना ये चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आम ग्रोअर है, जो आम नर्सरी ग्रो करने वाला है, जिसने बल्क के अंदर लगाई हुई है, क्योंकि इनका भी लिमिटेड है, इनके पास भी लिमिटेड एरियाज के अंदर है, लेकिन जो जिन्होंने 50 कनाल की 100 कनाल की एक मुरब्बे की लगाई हुई, वो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते। वो रिवायती तरीके के ज़रिए उसको काश्त करते हैं। एक मखसूस एरिया के अंदर 3-4 कनाल में पनीरी लगा देंगे मट्टी डाल के, जहाँ से वो पौधा ग्रो कर ले जाएगा। उसको फिर थानी करने के लिए एक एक पौधे को निकाल के दूसरी जगह पे जो साइजेज़ हैं हमारे 1 फुट या 1.5 फुट के ऊपर, उसको जाके शिफ्ट करेंगे और उसको उसी रिवायती तरीके से उसको वो करेंगे। तो ये पुराना जो तरीका, गुठली को कोई ट्रीटमेंट करते हैं, कोई दवाई शवाई लगाते हैं? किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, धोते हैं कुछ भी नहीं धोते। लेकिन जब हम मंगवाते हैं, फैक्ट्री से मंगवाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसको पहले वॉशअप कर दें पानी के ज़रिए, पाइप्स के ज़रिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप जिस एरिया में 1 या 2 कनाल के अंदर आपने लगाया हुआ है, तो उसको पानी को इतना भर दें जितना धान वगैरह को हम भरते हैं। अच्छा, उसको पानी को निकाल दें ताकि वो कंटेमिनेटेड पानी, जो केमिकल वाला पानी है, जो काला पानी हो चुका होता है, जो हीट है, वो उसकी वहीं पे ठंडी हो जाए। उसके जब ये मट्टी के साथ जब कोरिलेट होती है, गुठली जब मट्टी के ऊपर जाती है, तो उसको वो मदर एक किस्म की माँ का काम मट्टी दे रही होती है, वहाँ से उसकी जर्मिनेशन हो रही होती है, उसकी हीट वहीं पे खत्म हो जाती है। जब वो मट्टी के अंदर जो ना उसको मट्टी लगती है हल्की सी, तो उसकी जितनी भी हीट होती है वो खत्म हो जाती है रूटीन्स के अंदर। ये 2 महीने में तैयार हो जाती है? 2 महीने के अंदर इसका पौधा निकल के तकरीबन 1 फुट के बराबर, बिकने तक का जो पौधा है वो कितने अरसे में आ जाता है कि अब आप इसे बेच सकते हैं? सर, जो हम रिवायती तौर पे जो हम नर्सरीज तैयार करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो वो जो 18 माह का पौधा है, जो गाची वाला जो पौधा है, वो 18 माह के अंदर देसी तैयार होता है।
अच्छा। और तकरीबन 3-3.5 साल में जाके कलमी तैयार होता है, लेकिन उसका स्टेम जो है ना मोटा हो चुका होता है, ठीक है। और वो फ्रूटिंग की पोजीशन में होता है, उसको मैच्योर पौधा कह सकते हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं, 18 माह वाला पौधा कितने का बेचते हैं और 3.5 साल वाला? 3.5 साल वाला सर 500 रुपए में 600 रुपए में बिक जाता है, लेकिन मुख्तलिफ एरियाज में इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं। और ये 3 माह वाला? 3 माह 18 माह वाला? नहीं, 18 माह वाला जो देसी पौधा है वो 180 रुपए, 200-220 रुपए, 220 रुपए तक। जो अच्छा पौधा है, 6 फुट की असल हाइट में का ये होता है। आपसे सवाल इसलिए मैंने किया कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस कारोबार की तरफ आए, अच्छा है ये बुरा है, कितनी मैं आपकी आमदनी बात है, काट इस रहा हूँ। हाँ। हमने कल परसों एक मीटिंग थी, तो उसमें सजेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को भी दी है, मुल्तान की कमिश्नर साहबा को और डीसी साहब को, कि हमने उन्हें कहा है कि आप, क्योंकि मैंगो सिटी है और हर बंदा मुल्तान को मैंगो सिटी के नाम से पहचानता है, तो काइंडली जितनी प्लांटेशंस कर रहे हैं आप, इस वक्त भी प्लांटेशंस जो कर रहे आम हैं, plantation तो आप कर रहे हैं, आम के पौधे आप हमारे दाखिली व खारजी जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे आप रोड्स के ऊपर मैंगोस के प्लांट्स लगवाएं लोगों से, ताकि जो भी बाहर का बंदा है उसको पता चले कि मैंगो सिटी में मैं दाखिल हो रहा हूँ। इवन जो हाउसिंग सोसाइटीज सोसाइटीज के अंदर मैंगोस की प्लांटेशंस करें, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी करें, जो भी खाएगा इंसान खाएगा तो वो सवाब का काम है, फ्रूट्स भी मिलेगा उसको, छाँव भी मिलेगी, खुशबू भी मिलेगी, अच्छा अच्छा, बूर भी लेकिन है। वो सवाल आपने गोल कर दिया, वो मुनाफे का सौदा है, नुकसान का? नहीं, मुनाफे का सौदा खुल के बता दें, कोई बात नहीं। मुनाफे का सौदा इस सेंस में है कि अगर आप बाकायदा इसको कमर्शियल लेवल्स पे लेके जाएं तो अच्छा प्रॉफिट दे जाती है नर्सरी। अच्छा। अगर आप इसको लाइट ले रहे हैं, क्योंकि असल इसका जो प्रॉफिट है वो आपके क्लाइंट के साथ डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर आपके पास 20,000 या 50,000 पौधा तैयार है और आपके पास क्लाइंट ही नहीं है, तो फिर आपसे ऐसा बंदा लेके जाएगा जो आपको आपकी इनपुट कॉस्ट भी नहीं दे रहा होगा। ठीक है। अगर आपके पास क्लाइंटेज है तो फिर प्रॉफिट में जा रहे हैं, अच्छा। आप उसी की डिमांड के मुताबिक पौधा तैयार करेंगे और मार्केट में सेल कर देंगे और आपको लाखों रुपए बच जाएंगे। मशवरा क्या है, लोगों को इस तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नर्सरीज बहुत हो गई हैं अब, अच्छा, और आगे प्लांटेशंस आगे नई प्लांटेशंस इस वजह से नहीं हो पा रही कि ग्रोअर के पास कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पिछली उसकी 5-6 फसलें पिट चुकी हैं। पहले मकई पिटी, फिर गंदम पिटी, फिर उसके बाद उसका तिल पिटा है, अब ये धान की फसल पिटी है, ठीक है ना। अब वो बेचारा तो आगे कोई नई फसल काश्त करने का सोच ही नहीं रहा, ये तो इजाफी एक्सपेंस होता है। वैसे रुझान क्या है, लोग आम के बागात लगा रहे हैं या कोई रुझान नहीं, लोगों की ख्वाहिश है कि हम इस तरफ जाएं, क्योंकि रिवायती काश्तकारी जो है ना उनको दिन ब दिन मकरूज किए जा रही है। तो है, लेकिन ट्रेंड आ रहे हैं। इस दफा ट्रेंड जरा स्लो इस वजह से है कि लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है, पार नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि कैसे लगाएं। और मैं आपको पहले से अलार्म कर रहा हूं कि इस दफा गंदम की काश्त भी लोग बड़ी सोच समझ के कर रहे हैं। हाँ, कि लास्ट ईयर का जो स्टॉक पड़ा हुआ था, आप सिर्फ डराने वाली बातें कर रहे हैं। डराने वाली बातें हम बात कर रहे हैं आम की नर्सरी पर, पौधों की मुंतकिली पर, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है जो आपको बता रहे हैं अगर आपने नर्सरी लगानी है तो क्या करना है, फिर पौधों को मुंतकिल कैसे करना है। ये रियाज साहब ये बताइएगा कि गुठली जो है हमने काश्त की है, तो गुठली में हमें नहीं पता कि कौन सा पौधा निकलेगा, या कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि गुठली की हैयत को देख के या उसकी किस्म को देख के, या सारे एक जैसे पौधे निकलेंगे? सर पौधे तो उसमें मुख्तलिफ ही होते हैं, क्योंकि इसमें सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना। तो आप गुठली को तो सेग्रीगेट कर नहीं सकते। पौधा जब निकलता है उसकी बात करूँ तो उसमें अंदाज़ा नहीं हो सकता है कौन सा पौधा अच्छा है कौन सा बुरा है। हम सिर्फ उसकी विगर को देख के डिसाइड करते हैं कि ये पौधा अच्छा हो सकता है, इसको आगे चलाएं। तो उस वजह से हम छांटी करके जो बेहतर ग्रोथ वाले पौधे होते हैं वही पत्तों से अंदाज़ा हो जाता है, पत्तों से अंदाज़ा कि भाई ये पौधा स्टेम से और पत्ते से। अच्छा, तो वो कितने अरसे में उसका पता लग जाता है कि गुठली से निकला है तो ये पौधा कैसा? सर हम जो नर्सरी में शिफ्ट करते हैं टनल के अंदर, वो 1 माह का पौधा तकरीबन शिफ्ट कर देते हैं, 1 से 1.5 माह का पौधा। ठीक है। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, जो माली हमारे हैं या जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बता देते हैं कि इस शक्ल सूरत का पौधा आपने लेके चलना है, जो इससे अलावा हो वो आपने डिस्कार्ड कर देना है। अच्छा, वही ख़त्म कर देते हैं, वही ख़त्म बेकार है वो। जी, आगे नहीं चलाते हैं हम उसे। यही तो नर्सरी जो रिवायती है और हमारी मॉडर्न टनल नर्सरी है उसके अंदर डिफरेंस है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इनका काम थोड़ा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो काम है 1 लाख पौधा सालाना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। अच्छा। और ओवरऑल नर्सरी जो हमारे पंजाब को ही देखें तो तकरीबन 3 से 3.5 लाख पौधे की डिमांड यहाँ एग्जिस्ट करती है। जब से हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट है उससे मज़ीद डिमांड बढ़ गई है। और लोग 1/3 तो आप खुद पूरी कर रहे हैं? जी हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो फील्ड नर्सरीज हैं उनसे भी पौधा जा रहा है। हमारे पौधे का ज़्यादा इस्तेमाल लोग इसलिए कर रहे हैं कि हाई डेंसिटी के अंदर उसका ज़्यादा वो
लग रहा है, उसकी शक्ल सूरत उस कंसेप्ट के हिसाब से तैयार की जाती है, जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन का एक कंसेप्ट है। अब हाई डेंसिटी में मैक्सिमम कितना पौधा लग रहा है? जो हमारा एग्जिस्टिंग चल रहा है उसमें 1452 पौधे फी एकड़ हम लगवा रहे हैं। 1452 तो आपने लगा लिए, वैसे मतलब रिवायती तौर पे अब जो हमने सारी कंडीशंस देखी ना कि भाई सर्वाइवल भी चाहिए और उसमें उनकी पौधों की जो प्रोडक्शन है उसको भी मद्देनज़र रखना है, मेंटेनेंस भी सारी अपने मद्देनज़र रखनी है, तो सूटेबल क्या है? 1452 तो हम देखिए ज़बरदस्ती पहले लगा कॉन्सेप्ट ये चलता था कि आपने 25 से 27 पौधे लगाने हैं, जो 40 बाई 40 वाला पहले बुज़ुर्गों के दौर से चला आ रहा था। फिर हमने उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, उसमें हम 72 पौधे जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप 27 बाई 22 पे लगाएं और 72 प्लांट पर एकड़ होने चाहिए। लेकिन अब इस जदीद कॉन्सेप्ट में ये है कि आप 1452 पौधे लगाएं, और इस तरह के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं पंजाब के अंदर, और पिछले 2 साल से उसमें फ्रूटिंग आ रही है। ये कोई हवाई बातें नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, अब चीज़ें क्लियर होकर सामने आ गई हैं। एक रहीम यार खान में हमारा सिस्टम था जिससे हमने 7 टन पर एकड़ प्रोडक्शन ली है इस टाइम, और जो एक मुजफ्फरगढ़ में राबिया सुल्तान मतलब फार्मर हैं उनके यहाँ बना हुआ है, वहाँ भी तकरीबन 1 एकड़ से 800 पेटी के करीब हमने वहाँ से लिया है जी। ये सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। ये वैसे डॉक्टर साहब चलें, हाई डेंसिटी वाला जो काम आया है, इससे कमर्शियल बुनियादों पर तो अपनी जगह पर लोगों को अपने घरों के अंदर भी मुमकिन हो गया ना जी। आप पौधा लगा लें, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करें और आप 2 पौधों से अपना तो फल ले सकते हैं। तो ये आप बतौर रिसर्चर और इसके सारे एस्पेक्ट्स आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, आप ये रिकमेंड कर रहे हैं हाई डेंसिटी को, या एवरेज आती है तो फिर एक ही जगह पर आ जाती है? नहीं, हाई डेंसिटी का डेफिनेटली एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसमें जो फार्मर को परेशानी वो आती है रवायती कि इसमें एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती हैं। एफर्ट तो कोई हर्ज नहीं, अगर आपने मुरब्बे का बाग 1 एकड़ में लगा लिया तो एफर्ट करने में भी कोई हर्ज नहीं। एफर्ट ही मेन है। हमारे जो रवायती फार्मर्स हैं वो बहुत कम फार्मर जो फार्म हैं या जो हमारे बागात हैं उनकी देखभाल इतनी ज़्यादा नहीं करते, नॉर्मल तरीक़ों से ही करते हैं। इसमें प्रूनिंग जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर बड़ी मेहनत होती है। जी, ये 1452 अगर हम पौधे लगा रहे हैं तो कितने फासले पे एक पौधा आएगा? ये सर पौधे से पौधे का फासला 3 फीट होता है और रोड टू रोड डिस्टेंस 10 फीट होता है। जो आप बात करें इसमें मतलब लेबर इंटेंसिटी की, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक चीज़ जस्ट 3 सेकंड में बता देता हूँ कि हमने 1.5 एकड़ की जो प्रूनिंग की है, हमारे पास 6 बंदे थे, एक ट्रैक्टर था और एक प्रूनिंग मशीन थी, वो हमने 2 दिन के अंदर मुकम्मल की है। इस तरह से मुझे बताएं, जितने रिवायती बागात है कहीं पे 2 दिन के अंदर प्रूनिंग मुकम्मल हो सकती है? नहीं हो सकती। जहाँ तक ख़र्चे का ताल्लुक है, हार्वेस्ट आसान है, क्वालिटी फ्रूट मिलता है, यहाँ पे फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल है, पानी का इस्तेमाल भी कम है। तो ये आइंदा आप देखेंगे आने वाले 2-4 ये इधर ही जाएंगे। लेकिन भुट्टा साहब नफ़ी में असर ला रहे हैं मुसलसल, उनको मेरा ख्याल है इससे इतफाक नहीं है हाई डेंसिटी। नहीं, असल में प्रॉब्लम ये है कि हाई डेंसिटी 3 फुट कह दिया, ठीक है ना। हाई डेंसिटी आम आदमी की समझने के लिए ये है कि थोड़े एरिया में ये हाई डेंसिटी नहीं कह रहे, वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी कहना चाह रहे हैं। मतलब आप इसको चले ऐसे कह रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा में चले जाएंगे 3 फुट के ऊपर। ठीक है, तो 3 फुट के ऊपर पौधा, दिमाग नहीं मानता कि 3 फुट के ऊपर आप पौधा लगाएं और उससे फ्रूटिंग्स ले लें, क्योंकि पौधा कब फ्रूट देता है? जब वो मैच्योर होता है। मैच्योर कब होता है? जब वो 6 से 8 फुट का 10 फुट का उसकी हाइट होती है और उसके बाद वो मैच्योर होता है, ठीक है ना। पौधे से जब आप फ्रूटिंग लेते हैं तो उसके 2-3 फैक्टर्स को आपने मद्देनजर रखना है लाजमी। अगर इन चीज़ों को आप कवर नहीं करेंगे तो आपको फ्रूट कभी भी नहीं आएगा। तो भुट्टा साहब वो फ्रूटिंग ले रहे हैं ना, उससे सर उनके पास तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि 1400 पौधा आप एकड़ में लगाएं और उससे फ्रूटिंग्स लें। विजिट करवाएं। जब तक सर आप हवा और रोशनी के पैचेस नहीं बनाएंगे उसके अंदर से, उस वक्त तक वो फ्रूटिंग्स पे नहीं आएगा। इंसेक्ट्स का हमला होगा, जितने भी डेली भी स्प्रे करें तो आप इंसेक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। हवा और रोशनी जब तक नहीं मिलेगी उसको, वो फ्रूटिंग्स पे नहीं आएगा। आपके ख्याल में कितने पौधे लगने चाहिए? मेरे ख्याल में मैक्सिमम अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर हम 28 या 32 या 34 वाले फार्मूले से निकल गए हैं तो मैक्सिमम 200 पौधे से ज़्यादा पर एकड़ प्लांटेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप जब प्लांटेशंस करेंगे तो उससे आपको फ्रूट्स नहीं मिलेगा, वो जंगल बन जाएगा, हवा रोशनी नहीं होगी, अंधेरा होगा। जब जिस जगह पे अंधेरा होगा वहाँ पे फल नहीं लगता सर। अच्छा, चलिए ठीक है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है अगर इसकी वायबिलिटी भी देखी जाए? जी। मतलब भुट्टा साहब तो 28 पे खड़े हुए थे, 28 से इसमें 200 पे आ गए। एक और चीज़ देखें, इसमें एक और चीज़ देखें। रियाज साहब ने कह दिया कि 3 फुट के ऊपर या 5 फुट के ऊपर, ठीक है ना।
जब पौधा 8, 10 या 12 फुट के ऊपर जाता है या 10 फुट के ऊपर जाता है, उसके बाद फ्रूटिंग पे आता है। कभी 5 फुट के ऊपर फ्रूटिंग नहीं दे रहा होता आपको, ठीक है ना। 5 फुट के ऊपर जब वो नहीं फ्रूटिंग दे रहा होगा तो आप उससे प्रोडक्शन कैसे ले सकेंगे? जब तक उसके अंदर जान नहीं बनेगी, जवान नहीं होगा पौधा, उस वक्त तक फल पे नहीं आता, वो कभी भी नहीं आता। चलिए डॉक्टर साहब की भी राय ले लेते हैं ना जी, क्या इजाज़त हो तो जवाब दे जी दूं जी इस चीज़। जी बताएं। इसमें यह है कि उनकी बात कंसर्न अपनी जगह पे ठीक है। इसी चीज़ को तो हमने वहाँ पे टैकल किया है। जो 3 फीट पे पौधा लगा हुआ है उससे कैसे प्रोडक्शन लेनी हाँ, है? मैं ये वही यही आप टेक्निकल बात है ना, उसमें मेन भुट्टो साहब को स्टेप है। विजिट कराए ना जी, ये इनको ये दिखाएं विजिट कि करना हाँ, चाहे हाजिर हैं हमारे पास, अगर आप वीडियो विजिट चला करें ना जी, सकें अगर वो उनके भी पास मेरे मॉडल मोबाइल फॉर्म में मौजूद दिखा हाँ, हैं, वो आपको सकते हैं। बताते हैं कि हम 1450 पौधा लगा के यही प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो आप देखें, आपका तो ये फील्ड है, ज़रूर। आपको देखना चाहिए। हाँ जी, तो ये अच्छा है। आपकी इसमें हवाले से कोई मैं सर recommendation? कहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारी पहले क्रॉप्स हैं, बहुत सारी हमारी क्रॉप्स हैं, उनका प्लांट्स जो नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया बहुत कम था पहले। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द रिसर्च एंड विद द इन्हांसमेंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, हमने हर क्रॉप में और नंबर ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज़ किया है और लेकिन यील्ड इसमें तो भी बहुत ज़्यादा बड़ी increase है। होती ना इसमें जी तो, जी, हाँ इसी तरह सिट्रस में भी है सर, इसी तरह और क्रॉप्स में भी है, नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज़ हुए हैं और उस वजह से यील्ड भी बढ़ी है और वो टेक्निकली किया गया है। तो मैंगो में भी ये पॉसिबल है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सही कर ली जाएं तो वो हम उसको यील्ड ले सकते हैं और उसको चला सकते हैं। अब हम जो बड़े दरख्त हैं हमारे, जो रवायती फार्म हैं, उनमें भी तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनमें बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करते, उनमें तो एरेशन भी नहीं हो तो रही, सबर ही नहीं है pruning का, उनमें तो एरेशन नहीं हो रही, उनमें छाँव है, उनमें फ्रूट को लाइट ही नहीं मिल रही, प्लांट को लाइट नहीं मिल रही है। ठीक है। तो ये एक इशू है इसमें। एक ब्रेक ले लें, फिर इस पर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। हम आम पर बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पर आम आपने काश किस तरह करना है, बाग किस तरह लगाना है, नर्सरी कैसे बनानी है, फिर कैसे मुंतकिल करनी है, ये मौजूद है। हम बात कर रहे हैं आम की नर्सरी पर और फिर पौधों की मुंतकिली पर। नर्सरी की तो हमने बात कर ली रियाज साहब, अब उन पौधों को मुंतकिल करना है हमने, जी। ठीक है। जैसे अभी भुट्टो साहब ने कहा कि 18 माह का पौधा भी मुंतकिल हो सकता है और 3.5 साल का भी, तो दोनों के हवाले से ज़रा हमें गाइड कर दें कि सबसे बेहतर वक्त जो है क्या है और कम से कम कितना वक्त होना चाहिए अगर आप मुंतकिल करना चाह रहे हैं। देखें, जो आपने फील्ड में मुंतकिल करना है ना पौधा, तो उसके लिए एटलीस्ट आपका पौधा इस तरह का हो जो क्लाइमेट की स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। तो उसके लिए जो हम टनल नर्सरी का पौधा रिकमेंड करते हैं, 16 से 18 माह का पौधा ग्राफ्टेड, जिसकी हाइट तकरीबन 3 से 4 फीट हो। मतलब आपने उसको कलम कर ली है? कलम कर लिए, हम तो 6 माह में कलम करते हैं 6 ना माह में पौधे आप को। कलम कर लेते हैं जी, उसके बाद उसके पास तकरीबन 10 से 12 माह होते हैं। वो जब अपनी ग्रोथ फ्लश कंप्लीट कर लेता है 3 से 4 और वो मैच्योर कर लेता है, तो तब हम रिकमेंड करते हैं कि उसको फील्ड के अंदर शिफ्ट करें। ठीक है। अच्छा, मुंतकिल करना चाह रहे हैं तो अब उसकी टेक्निकलिटीज़ भी तो है ना, आपने पौधे को उखाड़ना कैसे है, फिर आगे ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, गड़ा कितने फुट का होना चाहिए, अगर ये आइडियल जैसे आप 16 से 18 माह का बता रहे हैं तो उसमें क्या करना है? सर, जो रिवायती नर्सरीज़ हैं वो तो ज़मीन से पौधा निकाला जाता था, लेकिन टनल नर्सरी के अंदर ज़मीन में नहीं लगता, पौधा लगता है थैली के अंदर। ठीक है। तो इसको निकालने की कोई इतनी ज़्यादा एहतियातें नहीं है, बस ये है कि आपने जो मीडिया हो उसको पानी लगा देना है ताकि वो कंप्रेस होके एक दफ़ा जुड़ जाए आपस में, फिर बिखर ना जाए, क्योंकि उसकी रूट्स जो होती हैं वो अगर डिस्पर्स हो जाएं तो फिर वो पौधा नहीं चलता। उसके बाद शापर को आपने नीचे से काटना है, काट के पूरी गाची बनी हुई होती है, उसको आपने उसके गड़े के अंदर शिफ्ट करना है। अब जो गड़ा जिसमें आप शिफ्ट कर रहे हैं, अगर तो अच्छी ज़मीन है तो फिर 1 फीट बाई 1 फीट का भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लोग लगा लेते हैं। अगर आपकी ज़मीन के इश्यूज़ हैं, सैलिनिटी वाली है, हार्ड है, तो उसके अंदर हम रिकमेंड करते हैं 3 बाई 3 का गड़ा लगाएं फीट के अंदर, और उसको पहले भल से भर लें, नहरी अच्छी भल हो, उसके अंदर फिर आप पौधे को शिफ्ट करें। और जो यहाँ पे एहतियात करने वाली चीज़ है वो ये है कि आप या तो बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग में पौधे शिफ्ट करें या फिर शाम में। अगर इन 2 टाइम्स में भी चूज़ करना हो तो फिर शाम का टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 3 बजे के बाद पौधे शिफ्ट करें। वो गर्मी से भी बच जाते हैं और मरने से भी बच जाते हैं। फिर उसको पानी लगा दें, हर सूरत पूरा करना चाहिए पानी उसका, और जो ऊपर दरारें वगैरह पड़ती हैं पानी लगने के बाद फिर उनको कवर अप कर दें, तो पौधे जो है ना वो कवर अप मट्टी से करें। मट्टी से दोबारा कवर अप कर दें। डॉक्टर साहब, ये जो हमने मुंतकिल की नर्सरी को, हम ले गए पौधे को, वो उस पौधे को कितने दिनों में पता लग जाता है कि अब इसकी ग्रोथ ठीक है, डायरेक्शन ठीक है या कहीं ख़राबी होगी? एक्चुअली जैसे कि रियाज साहब ने बताया कि जब ये बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है नर्सरी से फील्ड में ट्रांसफ़र करने ठीक का। है।
अगर उस स्टेज पे आपने सही उसकी ज़मीन तैयार कर ली है और ट्रांसफ़र कर लिया है तो देयर 100% चांस कि वो पौधा चलेगा, उसमें 0% चांस भी नहीं होगा कि वो मरेगा। एंड सेकंड थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने किस राइट टाइम पे उसको लगाया है। अगर हार्श बहुत गर्म मौसम में लगाया तो उसको इफेक्ट हो सकता है, अगर सर्दी में लगाया तो वो कोरे से वो मर सकता है, फ्रॉस्ट जिसको हम बोलते हैं उससे वो मर सकता है। ठीक है। तो लैंड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम जो रिकमेंड करते हैं कि वो 3x3 साइज़ का ही गड़ा बनाया जाए ताकि जब नर्सरी का पौधा फील्ड में जाता है तो उसकी रूट्स को ग्रोथ आसानी से हो जाए, उसकी जड़ें आसानी से बन जाएं। जब उसकी मट्टी जड़ें भी नरम होगी जी और भल होगी तो बल उसमें होगी लग और उसमें फार्म यार्ड मन्योर डाल दें और वो खाद भी मिलेगी उसको। जब उसकी जड़ें बन जाएंगी तो पौधा वहाँ पे सरवाइव कर जाएगा और उसके चांसेस जो हैं वो मरने के बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। भुट्टा साहब, आप कैसे लगाते हैं, टनल में लगाते हैं पौधे या? नहीं सर, हम तो रिवायती नर्सरी जो लगाते हैं। गाची वाला ठीक है। पौधा है उसको शिफ्ट करते हैं। ठीक और है। हमारा जो फार्मूला है कि 28 से 32 के दरमियान जब टेम्परेचर हो आपका, इट मीन्स कि सितंबर, एंड ऑफ सितंबर से लेके और 15 दिसंबर तक का ये जो ड्यूरेशन है ये बेस्ट मौसम होता है, क्योंकि इस दौरान आपकी बाकी फसलें भी काश्त हो रही होती हैं, ज़मीनें आप ऑलरेडी आपने तैयार की होती हैं तो उस वक्त लगता है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा मौसम आता है इसका, वो 15 फरवरी से 15 मार्च का मौसम है। उस दौरान भी पौधा जब आप नर्सरी से खेत में जाके शिफ्ट करेंगे तो उसमें जो है ना उसके सर्वाइवल के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक, तो हम इस तरीके से उसको जो है ना उसको मूव कर रहे होते हैं या बाकी चीज़ें कर रहे होते हैं। अब आपने पौधा उखाड़ना है, टनल में तो चले वो ज़रूरत नहीं है, अब आप कैसे उसके साइज़ के हिसाब से कैसे फैसला करते हैं कि इतना इसको खोदा जाए ताकि जड़ें महफूज रहें? इसमें हमारी कोशिश होती है, क्योंकि उसकी हाइट ही ज़्यादा होती है। इनके पौधे की हाइट है 3 फुट है, हमारे पौधे की हाइट 6 फुट है। ठीक है ना, इनका पौधे का जो तना है जिस टाइम में वो बारीक होता है, हमारे पौधे का मोटा होता है। तो इस वजह से जो हमारा रिवायती गाची वाला पौधा है उसकी कोशिश होती है कि कम से कम उसके साथ 10 से 12 किलो मट्टी लाजमी जाए। ठीक है, उस मदर लैंड की, ताकि आगे जहाँ पे भी आप शिफ्ट कर रहे हैं तो वो उसकी सर्वाइवल मैक्सिमम हो। एक इम्यूनिटी होगी ना जी, इम्यूनिटी उसी माहौल के अंदर जाके रच बस जाएगा। और हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी नए खेत के अंदर कोई पौधा शिफ्ट करते हैं, जो हमने अपना एक फार्मूला बनाया हुआ है, तो उसमें पहले घड़े के अंदर जो है ना पानी की 2-3 बाल्टियां डाल लेते हैं। ठीक है, ताकि उसको नीचे नमी जो है ना उसकी बरकरार रहे। उसके बाद पौधे को इंस्टॉल करना है, फिर भुरभुरी मट्टी जो है ना उसके साथ उसको ढाँप देना है और उसके तन्ने को जो है ना 20 फुट 15 या 20 केजी जो है ना उसके साथ मज़ीद मट्टी लगा देनी है ताकि दरारें ना पड़ें और हवा और रोशनी, हवा नीचे नहीं जाएगी। जब हवा नीचे नहीं जाएगी तो उस वक्त तक आपका पौधा नहीं मरेगा, वो जीता रहेगा। तो ये हमारा जो फार्मूला देसी तरीका है, उसके साथ मट्टी ज़्यादा ही लगाते हैं। और पानी ऑलरेडी आप 2 बाल्टियाँ दे चुके होते हैं, तो अगर 1-2 दिन पानी ना भी लगा सकें उस खेत को, फ्लड इरिगेशन ना भी कर सकें, तो फिर भी वो सरवाइव कर रहा होता है। क्योंकि उसको मुंतकली के वक्त जो है आप उसको कैसे बचाते हैं उस मट्टी को कि वो ना टूटे? और ये भी तो अहम मरला है, इनके पास ऊपर छापा चढ़ा हुआ है। हम जब नर्सरी का इंतखाब करते हैं कि कौन सी ज़मीन में हमने नर्सरी लगानी है, तो हार्ड ज़मीन का इंतखाब किया जाता है ताकि ऐसी ज़मीन हो जहाँ से हम गाची जो निकालें तो वो गाची टूटे ना। ठीक, टूटे ना। इस वजह से वो नरम मट्टी वाली जगह पे तो पौधा प्रिपेयर हो ही नहीं सकता। तो ऑलरेडी वो नहीं टूटती। ठीक है, वो नहीं टूटती क्योंकि हार्ड ज़मीन की होती है। सबसे सख्त ज़मीन जो होगी वहाँ पे नर्सरी आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नरम मट्टी वाली जगह पे तो वैसे ही पौधा आपका ज़ाया हो जाएगा, निकालते ही ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, आप एग्री करते इस तरीका? बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ना एक कॉन्सेप्ट करेक्ट करना चाहूँगा भुट्टा साहब का, और हम का भी है कि जब पौधे को हवा लग जाए तो वो जड़ें जो है ना, हम कहते हैं हवा लग गया जी पौधा मर गया। इस तरह की कोई बात नहीं है, साइंटिफिकली नहीं प्रूव होता इससे। पौधे की जड़ों को हवा हर वक्त चाहिए। इसमें जो कंसेप्ट होता है, जब गाची टूटती है तो उसके साथ फीडर रूट्स डिस्पर्स हो जाती हैं, यानी जो उसे खुराक मुहैया कर रही थी वही सारा पानी मुहैया कर रही हैं, खुराक मुहैया कर रही हैं। तो जब थैली के अंदर हमने पौधा तैयार किया तो उसका पूरा का पूरा गाची का सिस्टम उसके साथ शिफ्ट हो जाता है, यानी रूट उसकी जो है वो बच के उसके साथ रहती हैं, जिस वजह से उसकी मॉर्टेलिटी बहुत कम होती है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने डॉक्टर शहजाद के आर्चर्ड में किए, चनी गोट के अंदर। ठीक है, हमने 5 एकड़ पे आर्चर्ड लगाया है, रिवायती नर्सरी के भी पौधे लगाए हैं वहाँ पे और अपनी नर्सरी के भी लगाए हैं। अभी भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसमें। तो जो हमारी रिवायती नर्सरी थी उसके 30 से 35% प्लांट जो थे वो मर गए हैं वहाँ पे।
और जो हमारे टनल नर्सरी के पौधे थे उसके अंदर मैक्सिमम जो मॉर्टेलिटी हुई है 2 से 3% हुई है। अच्छा, और वो पौधे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, सिस्टम एग्जिस्ट है, कोई देखना चाहे जाके देख सकता है। सिर्फ कंसेप्ट ये है कि अगर रूट सिस्टम ज़मीनी पौधे का भी इंटैक्ट उसके साथ जाएगा, जहाँ भी शिफ्ट करना है वो टूटे ना गाची, जड़ें ना ख़त्म हो वो वहाँ जो से, तो आप फीडर पौधे रूट्स कह रहे हैं वो बारीक जड़ें हैं, बारीक बहुत जड़ें। बारीक जड़ें जी, होती हैं बारीक जो उसको फीड करें। जो उसे बूटे न्यूट्रिशन साहब सर ये उसमें हमारा जो रिवायती नर्सरी वाला है वो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सिंपल, जो आप गुठली डाल दी और उससे पौधा जब तैयार हुआ तो निकाल लिया। लेकिन जो रिवायती नर्सरीज वाले हैं वो अब क्या करते हैं कि उसको बाकायदा थानी किया जाता है। एक पौधा पनीरी तैयार की और उसके बाद उसकी जड़ को काट के दोबारा जहाँ पे लगाते हैं तो जितनी उसकी फीडर रूट्स होती हैं उसी मिट्टी के अंदर आ जाती हैं। वो जो 10 किलो या 12 लेकिन किलो ये जो रेट बता रहे हैं मोर्टेलिटी का, ये मोर्टेलिटी का इनके साथ फिर वही हाथ हो गया है कि वो जो 35% प्लांटेशन इन्होंने ली थी वो गुठली वाली थी, ना कि थानी पौधे वाली थी। थानी पौधा कभी नहीं मरता और उसके मोर्टेलिटी का रेट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने 500 अपना प्लांट्स लगाया है नए खेत के अंदर 3 साल या 4 साल पहले, और उसमें से मेरे 500 पौधों में से सिर्फ 38 पौधों की डेथ हुई। इट मीन्स कि उसकी मोर्टेलिटी का देखें, हाँ, क्योंकि वो वो तो थानी उसको पौधा जाता था ऑलरेडी। अच्छा, मैं वैसे इस हाइट पे ना पौधे थे, मैं 8 से 8 फुट तक के पौधे थे, क्योंकि हमारा एरिया फ्लड एरिया का ठीक है। है। हमने बड़ी साइज के पौधे निकलवा के लगाए, लेकिन उनकी मोर्टेलिटी भी नहीं थी। वजह ये थी कि वो थानी पौधे थे। चलें, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मज़ीद बात करते मैं डॉक्टर साहब से भी राय लेना चाहता था कि इस पे जो डिफरेंस है इसको कैसे हम देखें, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हम मज़ीद इस पे कोई अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।